बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर और मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से जो आज कल काफ़ी गर्मा गर्मी में दिखाई दे रही है। एक जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, दूसरी जानिब से तरदीद की जाती है और फिर जो लफ्ज़ी बहसो मुबाहिसा है वो गोलाबारी में तब्दील हो जाता है। आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या है? क्या जो पार्टी बयानिया है और जो कायद का बयानिया है वही बयानिया वर्कर्स भी अपनाए हुए हैं? और आइंदा की हिकमत अमली क्या तरतीब दी जा रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे? वारंट गिरफ्तारी वसूल क्यों नहीं कर रहे? उस पर अदालत आलिया क्या रिमार्क्स रखती है? इस सारे इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर तो बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं बयानिए की। आज नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत इजलास भी जारी है जिसमें बहुत से लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू भी की गई। आइंदा का लाहे अमल क्या तरतीब दिया गया? वो बयानिया वही है जो उस दिन APC में था या उसमें कुछ तब्दीली आ चुकी? मेरे ख्याल में कोई ऐसी बज़ाहिर सामने चीज़ नहीं कि 7, 8, 10 दिनों में बिल्कुल कोई चीज़ बदल जाएगी, और बदलेगी भी क्यों, बदलेगी भी क्यों। ये बयानिया कोई ऐसा बयानिया नहीं है जो सिर्फ एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। और आपने इंट्रो में बजा कहा कि जी क्या कारकुनान का भी यही बयानिया है? अगर आप मुझे कारकुन समझें या अगर आप सोशल मीडिया पे कारकुनान मुस्लिम लीग नून को देखें, या जब मरियम नवाज़ को बुलाया गया नैब लाहौर में और जब यहाँ हाई कोर्ट में पेश होना था, जब मियां नवाज शरीफ GT रोड पर निकले, जब मियां नवाज शरीफ इंतखाबात में निकले, जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, वो सारा वक़्त और सारा अरसा बयानिया यही रहा कि वोट को इज़्ज़त दो। मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर मुख्तलिफ सिचुएशंस जो अराइज़ होती हैं अकॉर्डिंगली आपको उससे रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता है, और रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह करेंगे और उस आइन और कानून के दायरे में रहते हुए करेंगे जो 1973 का आइन मुझे बतौर एक सियासी वर्कर, एक पाकिस्तानी के, एक आम आदमी के या एक पार्लियामेंटेरियन के जो इख्तियारात देता है, जो हक़ देता है, जो फ़र्ज़ निभाने को कहता है, वो फ़र्ज़ भी इंशाल्लाह निभाएंगे। जाफर साहब, आज मियां नवाज शरीफ ने कहा है आपके इजलास ने कि हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निकल के अपनों की ग़ुलामी में आ गए। ये अपनों की ग़ुलामी क्या है? किसको कहा गया? हम किसकी ग़ुलामी में आ गए? जी, ये मियां नवाज शरीफ का इशारा उस निज़ाम की तरफ है जिसके अंदर मैं और आप रह रहे हैं। अगर मैं आप ही के शोबे से शुरू कर लूँ तो मीडिया के साथ पिछले 2 साल में क्या हुआ, कितनी सेंसरशिप हुई। अगर मैं आप ही से पूछ लूं कि वो राव अनवार जो एक सुपरिटेंडेंट पुलिस थे, वो यहीं कहीं इर्द गिर्द रहे और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के ऊपर वो मोहर भी होगी कि कौन से डाकखाने में ख़त पोस्ट किया, वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है, उनके अकाउंट बहाल हो जाते हैं। और फिर जिस दिन राव अनवार साहब ख़ुद तशरीफ़ लाए, वो सफ़ेद कलर की एक टोयोटा करोला थी, 2D जिसे आम कहते हैं, वो उसमें बैठ के आए और कहाँ आके उतरे जहाँ तक आपके वज़राए आज़म, पार्लियामेंटेरियंस या सीनियर वकला की गाड़ी भी नहीं जाती, वो गाड़ी वहाँ गई। अब बताइए कि इस निज़ाम का वो कौन सा हिस्सा था जो उसे वहाँ तक लेके गया? तो चौधरी साहब, क्या पूरे निज़ाम से ही एतमाद उठ चुका है? वारंट्स गिरफ्तारी की मौसूली के लिए हरकारा जाता है तो उसे जवाब दे दिया जाता है, वसूल नहीं किए जाते। क्या अदालतों पर से भी एतमाद उठ चुका है? अगर उठ चुका है तो फिर तो ये पूरे के पूरे निज़ाम से बगावत हुई। यकीनन अगर आप इसको उस मायनों में देखेंगे तो अदालतों से एतमाद उठा नहीं, लेकिन अदालतों के बहुत सारे जो फैसले हैं वो क्वेश्चनेबल हैं और उसके ऊपर आप भी सवाल उठाते हैं, मैं भी उठाता हूँ। खुद एक अदालत अपनी मुतहद अदालत और इदारे के बारे में क्या कहती है? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वाले मामले में आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला उठा के देख लीजिए कि नैब को क्या कहा गया। इसी तरह आप चले जाइए कि वो जो MD PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपॉइंट किए, कराची नैब, सिंध नैब उन्हें बुलाती है, वो हाजिर होते हैं और सिंध हाई कोर्ट के अंदर अपनी बेल की जो दरख्वास्त दी उसके अंदर सिंध हाई कोर्ट क्या लिखता है कि कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसमें ये कोई इर्रेगुलरिटी हो या करप्शन का कोई सामने आया हो। लगता ये है कि शाहिद खाकान साहब को चुप कराने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये सिंध हाई कोर्ट कह रही है,
फिर इसी तरह आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर लीजिए कि वो जब नैब वाले केस रेफरेंस बना के लाते हैं, वो पूछते हैं शाहिद खाकान साहब वाले केस में कि भाई आपने ये इन्हें इतने दिन रखा, कोई रेफरेंस आपने फाइल किया? वो कहते हैं जी नहीं, हमने नहीं किया। इसी तरह एक कोई ख़त या प्रेस के अंदर एक चिट्ठी कोई छपती है कि मियाँ नवाज शरीफ ने बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग करके, पता नहीं 6-7 अरब की बात हुई थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट फिगर, तो चेयरमैन नैब दूसरे दिन इजलास बुला के और वो एक परवाना जारी कर देते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को तलब किया जाए। जाफर इकबाल साहब, आपने अदालतों के हवाले दिए, सिंध हाई कोर्ट का जिक्र किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से फैसला जो दिया है, वो आपको पता ही होगा, जो रिमार्क्स दिए हैं, उन रिमार्क्स पे क्या कहेंगे? जी पता है मुझे, उस पे क्या पता कहेंगे? है मुझे पता है। मैंने यही तो कहा कि राव अनवार के बारे में ये रिमार्क्स कोई नहीं दे सकता था। मैं जमहूरी फर्द हूं, मैं यहाँ का रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुआ, मेरा कायद रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुआ, वजीर आजम रहा, उसे आप मुखातिब कर सकते हैं, कीजिए, हम ये सुनेंगे। आप हमें गद्दार कहें, आप हमें सिसिलियन माफिया कहें, आप हमें गॉड फादर कहें, हमने कराची का अमन दिया, हमने ये तगमा लिया, ठीक है, हमने अंधेरे दूर किए, रोशनियां दी इस मुल्क को, आपने सिसिलियन माफिया कहा, हम सुनेंगे। आज भी जो कुछ आपने कहा सर माथे पे, ये वक्त बताएगा, और वक्त बताता है हर वक्त कि आप किसको मुखातिब हैं और किसके बारे में खामोश हैं। जिनके बारे में आप खामोश हैं तो फिर क्यों खामोश हैं? चौधरी साहब, मरियम साहिबा का ये कहना है कि मेरा और मियां साहब का जो बयानिया है उसका बोझ कोई नहीं उठा सकता। एक जानिब वो कहती हैं कि शहबाज शरीफ साहब लीडर नहीं इमाम है, लेकिन बयानिए के बयान पर वो शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं लेती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है वो शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। देखिए, दो बातें अलग हुई हैं। पहली बात उन्होंने ये कही थी कि पार्टी के अंदर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं, और उन डिस्कशन के बाद जो तय चीज़ होती है, जो फैसला होता है, उसके ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ सबसे पहले लब्बाइक कहते हैं। ये अल्फाज थे उनके जब पूछा गया कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं और नवाज शरीफ साहब। और आज तक जितने फैसले कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने किए वो हमारे साथ मुशावरत के साथ किए, और हम सब ने अपनी आरा वहाँ दी, वो हमारा जमहूरी हक है। जब फैसला मियाँ नवाज शरीफ करता है तो फिर तारीख गवाह है, इवेंट्स गवाह हैं कि शहबाज शरीफ साहब हों या जाफ़र इकबाल हो, वो सब उसके ऊपर पहरा भी देते हैं, बावाज़े बुलंद उसे दोहराते भी हैं और डट के खड़े भी रहते हैं। और जहाँ तक ये बात है कि मियाँ नवाज शरीफ का और मरियम नवाज के बयानिए का बोझ उठाने का, तो उस दिन जब तकरीर मियाँ साहब ने APC में करनी थी तो हुकूमत भी बोझ नहीं उठा पा रही थी। बड़ी कोशिश की, बहुत ज़ोर लगाया कि ये नहीं चलेगा, लेकिन वो चलाना पड़ा, और आपने देखा कि 7 करोड़ लोगों ने वो बात सुनी। जो सब आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये जो पार्लियामेंट है इसको कोई और चला रहा है, अगर और ये रबर स्टम्प पार्लियामेंट है, कहीं और से बिल के अहकामात आते हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है मजीद इस पार्लियामेंट का हिस्सा क्यों रहना चाहती है? जी, हम ज़रूर इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे जब तक हम ये समझते हैं कि इस निज़ाम को और इस पार्लियामान को आगे चलना चाहिए। जो उसके अंदर डेफिशिएंसी है उसके ऊपर इजहार ज़रूर करेंगे। इसी तरह एक मीटिंग पार्लियामान के अंदर हुई थी, उस वक़्त जब इंडिया ने हमला किया और रिस्पॉन्ड में हमने उनके त्यारे मार गिराए, तो उस वक़्त जो पार्लिमानी रहनुमा थे उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी इदारों को, सरबराहान को बुलाएं और इस सूरत हाल के ऊपर हम मुशावरत करें। सारे मिल बैठे, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं थे। अब वज़ीर आज़म क्यों नहीं थे ये भी बताना पड़ेगा। और फिर वज़ीर आज़म साहब ख़ुद कितना पार्लियामान के अंदर हाजिर होते हैं और कितनी अपॉइंटमेंट्स वफाकी काबीना से ले कर आप शुरू हों कि जो वज़ीर ख़जाना जब बने तो क्या वज़ीर ख़जाना उससे पहले मिले थे इमरान खान साहब को? वो तो अभी पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लाए थे, नोटिफिकेशन हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक किसने मुकर्रर किया? वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात भी नहीं हुई, वो मुकर्रर हो गए। वज़ीर दाखिला किसने दे दिए इंतखाबात से पहले? आज वो हैं। चौधरी साहब, जैसा कि आपने पहले बयानिए की बात पे ये बात की कि अगर आप मुझे वर्कर समझें तो मैं ये उनका बयानिया मानता हूं, लेकिन आपके ही बहुत से रहनुमा हैं। कल हमारे प्रोग्राम में अशरफ अंसारी साहब मौजूद थे, उनका ये बयान था कि अगर इदारों से मुतसादिम बयानिया होगा जो APC में पहले दिन तकरीर में था
तो उस बयानिए से बहुत से रहनुमा ऐसे हैं जो मुनहरिफ हैं। अगर पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, जमहूरी मसाइल को हल करने के लिए होगा तो उसके हम साथ होंगे। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, अशरफ अंसारी साहब हों या बाकी जो 6 रहनुमा मिले हैं, वो इस्तीफा दें अपनी सीटों से। शेर निशान पे इलेक्शन लड़ा था, जरा जुर्रत पैदा करें और वो शेर निशान वापस करके वो तो आपकी पार्टी की मसाइल है। चौधरी साहब, बात कर लेते हैं पीडीएम के पहले जलसे की जो कोयटा से होने जा रहा है। फयाजुल हसन चौहान साहब कहते हैं कि पहले जलसे के लिए पहले इसकी बात कर लेना, अचकज़ई साहब का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप साहब आप उनको फारिग करें ना करें, ये आपकी पार्टी फैसला है। हम बतौर जर्नलिस्ट उनका जो कल उन्होंने कहा वो भी आप तक चाहे, जो आप कह रहे हैं वो भी हम दिखाएंगे। ये उनके खिलाफ फैसला क्या करना है ये हमने नहीं करना, ये वो आपकी पार्टी के हैं, पार्टी का इख्तियार है, पार्टी उन्हें निकाल ले। हम करेंगे जी बिल्कुल, हम करेंगे। हम कोई कासद नहीं है, हम जो आपने बताया हम करेंगे, जो साहब वो भी दिखाएंगे। हम आपकी जो चीज है वो भी दिखाएंगे, जो उसने कहा वो भी दिखाएंगे। ये आपने फैसला करना है। ये चौधरी साहब, पीडीएम का जो पहला जलसा है, फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं महमूद अचकज़ई साहब का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं आप। फयाजुल हसन चौहान साहब बहुत कुछ कहते हैं और उनकी बहुत सारी बातें सुनने और रिस्पॉन्ड करने के लायक नहीं होती। देखें, ये फैसला पीडीएमए ने करना है ना, ये हमने करना है कि हम जलसा कहाँ से करेंगे। और वो सारे कंधे इकट्ठे मिले हैं, वो सारे कंधे इकट्ठे हैं, वो बयानिया सब का इकट्ठा है जो अलामिया जारी किया गया उसके बाद एपीसी की मीटिंग के बाद, और कल भी सब ने मिल बैठ के फैसला किया कहाँ से करना है। तो ये फैसले हमने करने हैं, इसके ऊपर भले एतराज़ हो फयाजुल हसन चौहान साहब को, वो करें। इंशाअल्लाह ताला हम अपने प्रोग्राम और अपनी तरतीब के साथ चलेंगे। जो साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि जी अब हमने जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जी सकते, हमने इज़्ज़त की ज़िंदगी जीनी है और इस फाइट को लड़ना है। तो फिर इस इज़्ज़त की ज़िंदगी के लिए कब पाकिस्तान आ रहे हैं? हाँ जी, कब की तारीख हम अपनी डिसीजन करके आप बताएंगे या जो हमने किया हो। जी, आप समझते हैं कि इस तहरीक के दौरान मियां साहब आ जाएंगे पाकिस्तान? जल्द वापस होंगे। इस तहरीक के दौरान मियां साहब पाकिस्तान होंगे? मियां साहब इंशाअल्लाह जी, मैं यही कह रहा हूँ, मैं 10 दफ़ा कल से कह चुका हूँ कि मियां नवाज शरीफ, और मरियम बीबी ने भी कहा कि मियां नवाज शरीफ वापस तशरीफ़ ला के और इस तहरीक को लीड करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जल्द वापस तशरीफ़ लाएंगे। चले, उम्मीद करते हैं कि मियां साहब जल्द वापस आएँ, अपने ऊपर जो केसेस हैं उनका भी सामना करें, तहरीक को भी मजबूत करें और इसके साथ साथ वो जो बयानियाँ अपनाए हुए हैं उसकी वजाहत भी कर दें ताकि आवाम की भी समझ में आ जाए, हुकूमत की भी समझ में आ जाए। बहुत शुक्रिया चौधरी जाफर इकबाल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के केस में रिमार्क्स क्या दिए हैं वो आप बखूबी उससे वाकिफ़ हैं। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है और आने वाले दिनों में पीडीएम की एहतजाजी तहरीक जिसका आगाज़ कोयटा से होने जा रहा है वो किस हद तक कामयाब होगी? इन हाउस तब्दीली चाहिए, एहतजाजी तहरीक चाहिए या फिर आपको इस्तीफ़े दे देने चाहिए? तो इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सिफारिशात में क्या ऑप्शन रखती है और पीडीएम जो फैसला करेगी वो तो आवाम जान ही लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, आप बतौर सियासी वर्कर क्या समझते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आ जाना चाहिए या फिर वो जो मौक़िफ़ इस वक्त समझकर बाहर बैठे हुए हैं वो मौक़िफ़ हालात के तकाजे के मुताबिक दुरुस्त है? जी देखिए, मेरे पास कोई जरिया नहीं है कि मैं मियां साहब के उस मौक़िफ़ को कि वो इलाज कराने के लिए गए हुए हैं मैं उसको ना मानूं, क्योंकि वो बीमार थे, उनको गवर्नमेंट ने मुकम्मल तसल्ली करने के बाद बाहर जाने का मौका दिया और कोरोना के वायरस की वजह से वहाँ अस्पताल बंद थे, वो इलाज नहीं करा सके। तो मेरे पास तो कोई जरिया नहीं है कि मैं कहूँ कि वो किसी और वजह से बैठे हैं। जहाँ तक ताल्लुक उनकी स्पीच, उनकी जो गुफ्तगू उन्होंने की है, उस गुफ्तगू में उन्होंने माजी के कुछ हवाले दिए, कुछ उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये ज्यादतियाँ हुई, फलान हुआ, तारीख को उन्होंने खंगाला। लेकिन उस तारीख को खंगालने के बाद वो सच्ची तारीख है। इस मुल्क में मार्शल लॉ की तारीख भी है, इसमें पीछे से बैठ के हुकूमतें चलाने की तारीख भी है, एजेंसियाँ
बदलती भी रही है, बड़ा कुछ है वो। लेकिन उन्होंने जो बात सारी करने के बाद जो नटशेल दिया, जो उनका डिमांड था, वो था कि इस मुल्क के अंदर जो हो गया सो हो गया, आइंदा के लिए अब हमें आईनी हुक्मरानी की तरफ जाना चाहिए और आइन के अंदर दर्ज जो सारे सेक्टर्स का या सारे महकमों का जो इख्तियार है, जो तरीकाकार है, उसके तहत सबको चलना चाहिए। ये वो बात है जो पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल से कह रही है। अरे साहब, आज मियां नवाज शरीफ ने अपनी जो उनकी कौंसल एग्जेक्टिव काउंसिल का इजलास था उसमें कहा है कि ये पार्लियामेंट जो है, ये पार्लियामेंट कोई और चला रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसका हिस्सा नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा मामला है तो क्या फिर एहतजाजी तहरीक का पहला मरहला जो है इस पार्लियामेंट से इस्तीफ़े होना चाहिए था, या आखिरी मरहला ही इस्तीफ़े होना चाहिए जब वो समझते हैं ये पार्लियामेंट रबर स्टैंप है या कोई और चला रहा है? देखिए, ये बात तो उनकी बहुत हद तक दुरुस्त है। आप भी जानते हैं, साफी भी जानते हैं, सियासतदान भी जानते हैं कि क्या हो रहा है। कुछ शक वाली बात तो किसी को है नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं माजी को छोड़िए, आइंदा से ऑनवर्ड चलिए, बेहतरी का रास्ता है। आर्मी चीफ ने कहा कि हमें सियासत में मत घसीटे, हम सियासत में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये बात बड़ी गला है। माजी में जो जो किसी ने कर लिया, आइंदा से इसका अगर अमल दरामद हो जाएगा तो ये बहुत आला कदम होगा। मियां साहब ने अगर कहा है तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है और इसका हिस्सा नहीं रहना चाहिए। ये भी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जब हमने एलामिया जारी किया था APC का, तो उसमें आपको याद है कि हमने बाकायदा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हमारी कमेटी बन गई है, वो कमेटी फैसले करेगी। जिसने पहला फैसला कर दिया कि 11 को जलसा होगा क्वेटा में, वो कमेटी फैसले करेगी और उसके पास ये इख्तियार है कि पार्लियामान के अंदर क्या करना है, पार्लियामान के बाहर क्या करना है, इस्तीफे देने हैं, कब देने हैं, ये सारे फैसले वो करेगी। और ये हिकमत अमली है। यकीनन सियासतदान या सियासी जमातें इस हिकमत अमली को बाकी सेक्टर से कायरा साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं है। ये सवाल मैं आपसे एक सियासी वर्कर की हैसियत से कर रहा हूं कि आप सियासी वर्कर हैं और आपका सियासत में काफ़ी वसी तजर्बा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर मुकदमे का सामना किया, चाहे वो उसे सियासी मुकदमा समझते हों या दूसरे मुकदमात, उनका सामना किया है, अदालतों के आगे सर तस्लीम खम किया है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया। ये रवैया आपकी नज़र में बतौर सियासी रहनुमा कैसा है? देखिए, मेरे इल्म के मुताबिक जो जहाँ तक है, मुझे नहीं पता ये बात कितनी दुरुस्त है, लेकिन जितना मेरा इल्म है, जो मैंने सुना है मीडिया के जरिए या बाकी जराये से, कि मियां साहब अपना इलाज कराने गए थे, इलाज नहीं करा सके क्योंकि कोरोना की वजह से अस्पताल बंद थे। अब वहाँ पे अस्पतालों में सूरत हाल जरा ईज आउट हो रही है, उनको अपना इलाज कराना चाहिए। वो शदीद बीमार थे और उनको वापस आना चाहिए, यही बात उन्होंने कही भी है। यकीनन की आदत जो होती है वो अपने अवाम के दरमियान होगी तो मूवमेंट चलेगी, लेकिन उनकी सेहत बहरहाल मुकद्दम है और वो कह भी रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो ही उनको टाइम मिलेगा वो फौरी तौर पे अपना ट्रीटमेंट करा के मुल्क के अंदर वापस होंगे। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि अगर मेन स्ट्रीम लीडरशिप मुल्क से बाहर भी हो तो सेकेंड ईयर ऑफ लीडरशिप जो है वो, और या थर्ड ईयर ऑफ लीडरशिप जो है वो भी कैंपेन लीड करता है। पीपल्स पार्टी की तारीख आपके सामने है, लेकिन मियां साहब वापस आएंगे, यही वो कह रहे हैं, हमारा भी ख्याल। कायरा साहब, अगर जिस तरह आसफ अली जरदारी साहब ने खदशा जाहिर किया कि उन्हें भी पकड़ा जा सकता है, अगर आसफ अली जरदारी साहब भी गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या ये तहरीक जो है इसका पहला मरहला इसी तरह चलेगा या आखिरी मरहला पहले आ जाएगा? देखिए, ये जो फैसला है ना कि आखिरी मरहला कब होगा, ये हमारी इज्तिमाई कमेटी फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी के कारकुन के तौर पर मैं फैसला नहीं कर सकता, नहीं मैं इस पर कमेंट कर सकता हूँ। हाँ, ये बात मैं आपको जरूर कह सकता हूँ कि जब मूवमेंट चल पड़ती है तो आप उसकी लीडरशिप सारी भी गिरफ्तार कर लें तो मूवमेंट अपने लीडर पैदा करती चली जाती है। कायरा साहब, तहरीक पंजाब में कब दाखिल होगी? यानी पंजाब में एक आधा जलसा होगा या फिर उसकी पूरी एक साथ होंगी? हर शहर में हर आए दिन जलसा होगा? देखिए, हमने उसकी वजाहत आल पार्टी का के एलामिया में की थी कि इसका जलसों से हम आगाज करेंगे, फिर कमेटी फैसला करेगी कि कहाँ कहाँ जलसे करने हैं, कहाँ कहाँ जुलूस निकालने हैं, कहाँ कहाँ रैली करनी है,
और वो एक लाएअमल बनाते जाएंगे, उस पर सारी अमल करेंगी। और ये फॉर्मल स्ट्रक्चर बन रहा है पीडीएम का, जिस तरह एमआरडी का या एआरडी का स्ट्रक्चर बना था, और उसकी क़यादत जो फैसले करेगी बैठ के उसको फॉलो किया जाएगा। और असेंबलियों के अंदर क्या करना है, असेंबलियों के बाहर क्या करना है, सड़कों पे क्या करना है, जलसे कब करने हैं, ये सारी चीजें साथ साथ आती जाएंगी। इस्तीफे कब देने हैं ये भी फैसला हो जाएगा। और जब जब फैसले होंगे उसका बंदरामद होता जाएगा। कारिया साहब, कोयटा में जलसा हो रहा है और कोयटा बलूचिस्तान का सबसे अहम शहर है। पीडीएम की क़यादत ने फैसले किए हैं, वो फैसले करेंगे, बिल्कुल जो उनके फैसले उनके मुताबिक चलेंगे। क्या इन जलसों में ये भी फैसला हुआ है कि हुकूमत को सिर्फ निशाना बनाना है या अदारों पे तनकीद करनी है? इस वाले से कोई आपके लाया अमल फाइनल हुआ? देखिए, इदारों पे तनकीद मकसूद नहीं है, कतई नहीं। इदारों को तनकीद से बाला रखना है, साइड पे रखना है। लेकिन ये कहना कि इस मुल्क के अंदर सारे इदारों को आइन के दायरे कार के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है और ये डेमोन्स्ट्रेट होना चाहिए। ये तो किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक। माजी में अगर होता रहा, अगर माजी में होता रहा और कोई मुकर्रर कोई बंदा बयान कर कोई और हो, तो वो जब भी कोई बात कर रहा होता है तो वो माजी का हवाला देता है कि फलां साल में ये हुआ, फलां में ये हुआ, फलां में ये हुआ। और पीपल्स पार्टी क्योंकि सबसे ज्यादा विक्टिम रही ये हुआ और वो हुआ की, इसलिए हमारे पास तारीख जरा ज्यादा मौजूद है। लेकिन अल्टीमेटली हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं इस मुल्क के अंदर एक जो है आइन के तहत इस इदारों का रोल है उसके तहत चला जाए। इसको इदारों के साथ तसादम या इदारों के ऊपर क्रिटिसिज्म की बात नहीं है। इदारों के ऊपर क्रिटिसिज्म का मामला तो और है। वो था जो अल्ताफ हुसैन क्या करते थे। आज हम जो कह रहे हैं और इवन जो मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं, वो इदारों के साथ तसादम और इदारों के साथ टकराव की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जी माजी में ये हुआ, अब ये नहीं होना चाहिए, तो वेरी गुड, नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि क्या ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है कि इस मुल्क के अंदर आइन के तहत सबको चलना चाहिए? कारिया साहब, मियां नवाज शरीफ जिस इलेक्शन में वज़ीर आज़म बने, आसिफ अली जरदारी साहब ने उन इलेक्शन के मतलब क्या कहा वो भी आपको अच्छी तरह पता है। उसके बाद उससे पहले भी कई ऐसे मामला हुए, कई मिसाक की जमहूरियत हुए, कई मामला हुए। आप समझते हैं कि इस सरारा जो नया एक मिसाक है, जो नई अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है, ये साबका इत्तेहादों की तरह टूट तो नहीं जाएगा या ये बिल्कुल मंतकी इंजाम तक पहुंचा के रहेगा? देखिए, हम तो इस ख्वाहिश में, इस कोशिश में, इस उम्मीद में इकट्ठे हुए हैं कि हमने इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, मुल्क के अंदर आईनी जमहूरियत लानी है। और कोई तसादम, कोई लड़ाई, कोई किसी के साथ कोई टकराव नहीं है, बल्कि जमहूरी और सियासी अमल के नतीजे में ये सारा काम करना है, जो हमें यकीन है कि हो सकता है और होगा, क्योंकि इसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा ये तजर्बा है। और मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, आपका जाती क्या ख्याल है कि मुल्क के अंदर क्या आईनी जमहूरियत होनी चाहिए, आइन के तहत मुल्क को चलाना चाहिए? आप क्या समझते हैं? होनी चाहिए, जिसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। फिर हम भी यही चाह रहे हैं, इसके अलावा हम भी कुछ नहीं चाहते। चले, ये उम्मीदें, ये कोशिशें, ये ख्वाहिशें मुल्क की बेहतरी के लिए अगर हैं, मुल्क में आइन के नफाज के लिए अगर है, जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए अगर है, आम की फलाह बहबूद के लिए अगर है, तो हम भी दुआगो हैं कि आप इस अज़्म में, आप इस इरादे पे सफ़ बांध के खड़े हों तो हम भी आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। लेकिन अगर जहां पर अवामी फलाह बहबूद की बात नहीं होगी, इदारों से मुतसादिम होगा और जमहूरियत को पामाल करने की कोशिश की जाएगी, तो हमारी सफ़ दूसरी होगी। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, सानेहा गुजरपुरा का मरकजी मुलजिम आबिद मली ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका।
इसके साथ साथ लाहौर में क्राइम रेट में भी इजाफा हुआ है। क्राइम की रेशो जो थी वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें इजाफा हो चुका है, वो मुस्तहकम भी नहीं हो पा रही। उसके साथ महंगाई से अभी तक हुकूमत किस हद तक डील कर पाई है, गंदम की दरामद भी अभी नहीं हो सकी, वज़ीर आज़म भी उस पर बरहम है। तो पंजाब में बदलती सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तैयारियों पर गुफ्तगू करने के लिए तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुसर्रत साहिबा, बात यह है कि सानेहात रूनमा हो जाते हैं, फिर उनके तदारुक के लिए इकदाम उठाए जाते हैं। हमें पहले तो बहुत जल्दी देखने में आई सानेहा गुजरपुरा के हवाले से, लेकिन मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। उसकी वजूहात क्या है गिरफ्तार ना होने की? उसके बाद फिर दीगर सियासी इशूज पर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली बड़ी बदकिस्मती की बात है, और शुरू में जिस तरह से सारी जो भी डेवलपमेंट्स थी और इन्वेस्टिगेशन का ठीक होना, दुरुस्त सिमत में जाके, और फिर जितने भी साथ जो सोर्सेज थे, जो लिंक्स थे, उन सब का पकड़े जाना, और फिर अचानक से इस ये जो आबिद मल्ली है इसका पूरी सराहत तरीके से गायब हो जाना बिल्कुल ये बाइसे तशवीश है। लेकिन इसमें यह है कि पुलिस अपनी पूरी अनथक मेहनत कर रही है, और इससे जो मुझे जो समझ आती है वो ये कि इनके पीछे पता नहीं कितना स्ट्रांग नेटवर्क, कितने स्ट्रांग माफिया की बैकिंग होती है इस तरह के सीरीज ऑफ जो क्राइम्स करते हैं, और बड़े सख्त किस्म के जो क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप इस आबिद मल्लिक का बैकग्राउंड देखें तो ये बारहा इसी तरह की घिनौनी वारदातें करने के बाद ये छुटता रहा, और इसको बजारे कुछ लोग बैक करते रहे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारी जो पुलिस और जितने भी हमारे इदारे हैं वो बड़ी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह इसको ज़रूर पकड़ा जाएगा। और फिर उसके बाद फिर जैसा कि पूरी कौम ने, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर से लेकर के एक आम शहरी ने, हम तमाम लोगों ने जिस शदमत के साथ कि हम इस पे लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं, और आगे फर्दर आपको पता है कि प्रिवेंटिव्स पे भी जा रहे हैं। और आज आपको मैं एक और भी खुशखबरी दूं कि तमाम जितनी भी सेलुलर कंपनीज हैं उनके साथ मिलके एक इमरजेंसी हेल्पलाइन इंशाअल्लाह ताला हम इंट्रोड्यूस कराएंगे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी फिर कोई भी शहरी किसी भी प्रॉब्लम में है तो वो उस पर कॉल कर सके, और फिर इमीडिएटली उस पर इंशाअल्लाह ताला जो है वो गवर्नमेंट एक जो भी इदारा बनाएगी वो उस पर रिस्पॉन्स करेगा। देखें मुसर्रत साहबा, आपने भी कहा कि इसके पीछे पता नहीं कितना स्ट्रॉन्ग माफिया है, कितना स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। आबिद मल्लिक के पीछे अगर वाकई माफिया है, एक बड़ा ग्रुप है, तो ऐसा मुल्ज़म जो पहले भी वारदातें कर चुका था, कानून कहता है, आपकी पुलिस रूल्स कहते हैं कि उसका हर टाइम चेक एंड बैलेंस ज़रूरी होता है। वो उन वारदातों के बाद कई दफ़ा पकड़ा गया, लाहौर में भी पकड़ा गया, उसके बाद गली शेहूपुरा के थाना फैक्ट्री एरिया में उसके खिलाफ पर्चे हैं। ये आपकी पुलिस कह रही है। एक इतना बड़ा गैंग, एक इतना बड़ा गिरोह, एक इतना बड़ा शख्स जो है वो इतनी दफ़ा पकड़े जाने के बाद रिलीज़ होता रहा, और आपकी पुलिस जो है उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकी। आई एग्री राना साहब, मेरे भाई आपने बिल्कुल बजा फरमाया। यही वो ड्रॉबैक्स हैं, यही वो सेटबैक्स हैं जो इस निज़ाम के अंदर मौजूद हैं, और जिसको इंशाअल्लाह ताला अब तो कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रही कि हम इसमें रिफॉर्म्स करें। और काफ़ी खुशाइंद इकदाम भी डिपार्टमेंट की तरफ से, ऑफिसर्स की तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो नाकाफ़ी हैं। और उसकी वजह यह है कि इन सारी चीज़ों को देखें, अभी ये मैं किसी तरह की इसलिए इस पे कमेंट नहीं करना चाहती कि इस पे बहुत हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एज यू नो, आपको सारी बात का अंदाजा भी है, माशाल्लाह यू आर वेल इन्फॉर्म्ड। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इस दफा अजीम साहब, ये मैं आपसे वादा करती हूँ एज यू नो प्राइम मिनिस्टर साहब के ये इशू, ये जो एक मुहिम्मा है ये हल होगा। और ऐसा मुमकिन नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि ये बंदा पकड़ा जाए और फिर ये केस अनअटेंडेड रहे। हमने इस तरह के केसेस को इबरत का निशान ना सिर्फ बनाना है, आने वाले वाकयात को रोकना है। और इनके पीछे चाहे जितने मर्जी लंबे हाथ हैं, जितने मर्जी, ये अब हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं कि जिसमें सबसे लंबे हाथ कानून के होंगे, जिसमें कानून की इजारादारी होगी। कोई बड़े से बड़ा गैंग, कोई बड़े से बड़ा ओहदेदार हुकूमत पंजाब की तर्जमान भी हैं। इस वाक़े के बाद लाहौर शहर के अंदर 3 वाक़े और हो गए, 2 मुल्ज़म पकड़े गए। इस वाक़े के बाद उसी थाना गुज्जरपुरा के अंदर कल हमने 92 में चलाया कि एक और औरत को सरेआम लूट लिया गया, उसी गुज्जरपुरा में जिसका ये वाक़या है।
इसी एक माह के अंदर ये बिल्कुल लाहौर के अंदर तारे गार्डन में 3 दिन में 12 चोरी की वारदातें हुई। इसी लाहौर शहर के अंदर जहाँ पे पुलिस में कोई बड़े बड़े मारूफ नाम भी आ गए हैं और बड़े समझते हैं कि बड़ा कुछ चेंज हो जाएगा, 30% डकैती चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया है। तो इजाफा होना खौफनाक होता है, का वो ये नहीं होता कि इससे हौसला बढ़ जाए। जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ज़रा गौर करें कि इस वाक़े के बाद कुछ चीज़ों को हमें लिंक करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। एक तरफ देखें जी, फिर आप कहेंगे कि अब पॉलिटिकली इसको मैं अगर गौर से देखें, आप भी माशाल्लाह यू हैव एन आई, कि जब एक ऑर्गेनाइज कैंपेन चलाई गई एक ऑफिसर के खिलाफ, उसके बाद पे दर पे इस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जराइम का बढ़ जाना, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसको हम इंशाल्लाह ताला, हमारी ही जिम्मेदारी है, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको कोप अप करना, जो कि हम करेंगे। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल वजह है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, जबकि अब पुलिस डिपार्टमेंट इज ट्राइंग कि वो कल्प्रिट्स को पकड़े, ज्यादा विजिलेंट होने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन उसके बाद कभी महकमे के बीच में से लोगों का उनको खड़ा करना, और वो मतलब जिस तरह से आपको पता है कि ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये होने जा रहा नहीं, कि जिसमें SHOs, ASI वगैरह को गफलत बरतने पे हवालात में बंद किया जा रहा है। और ये हमें करना पड़ेगा, क्राइम तभी रुकेगा। उसकी वजह यह है कि अगर जिन लोगों ने तहफ्फुज देना है वो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और क्राइम की रेशो बढ़ती रहेगी, तो हम इस चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन एक चीज, ये जितना मर्जी तजर्बा कामयाब रहे, ये जो अब हिकमत अमली अपनाई जा रही है, इससे क्राइम रेट में कमी वाक़ई हो और इसमें कोई दीगर अनासिर मुलव्वस ना हो। मुसरत साहिबा, जो बढ़ती हुई महंगाई है, इदारा शुमारियात की हफ्तावार जो रिपोर्ट्स आती है उसमें पता चलता है 18 चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो गया। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मुस्तहकम रहीं, 5-10 ऐसी हैं जिनकी कीमतों में कमी वाकई हुई, लेकिन इजाफा ज़्यादा होता है। अब आप ये देखिए कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में कमी वाकई हुई, लेकिन 3 बार हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं की, लेवीज को बढ़ा दिया। अब की बार भी ऐसा युवा सिफारिश जाती है कमी की, लेकिन लेवीज को बढ़ा के उसे मुस्तहकम कर दिया जाता है। तो क्या हुकूमत ये सोचती है कि 2-3 रुपए से अवाम पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पैसा ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा हुकूमत के? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, जहाँ तक महंगाई का सवाल है तो महंगाई है, हम इससे बिल्कुल भी ऐसे कह रहे हैं कि हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहे या हमसे आंखें नहीं चुरा रहे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपने लोगों की पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है, जिसके ऊपर वी आर वर्किंग डे एंड नाइट। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि महंगाई ने तो देखें ग्रेजुअली बढ़ना ही होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके लोगों का इनकम लेवल अकॉर्डिंगली हो, कि उनकी बाइंग कैपेसिटी और चीजें उनकी अफोर्डेबिलिटी में आए। इस चीज को इंशाल्लाह ताला वी आर ट्राइंग। और फिर साथ ये कि आपके मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो किसी न किसी तरह इनकम जनरेट करने में इन्वॉल्व हो। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि आपको पता ही है कि 50% पॉपुलेशन तो वैसे ही मतलब हम कंसिडर ही नहीं करते कि उन्हें काम भी करना चाहिए। और उसके साथ इसीलिए हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और हमने उसके अपने एहसास प्रोग्राम के तहत इवन रूरल एरिया में भी खवातीन को फाइनेंशियली एम्पावर्ड किया। जब तक हम फाइनेंशियली औरत को अपने GDP के अंदर खवातीन का रोल नहीं बढ़ाएंगे, तो हम ये जो कहते हैं महंगाई और ये जितना भी हमारा जो इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम है वो उस तरह से हल हो नहीं सकता। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बिल्कुल आपकी बात बजा है, महंगाई ज्यादा है, लोगों की कुव्वत। आवाम को कब तक खुशखबरी दे रहे हैं कि अवाम कब ये खुशखबरी सुनेंगे कि महंगाई वाकई कम होनी शुरू हो जाएगी? और कितना टाइम? अजीम भाई, ये जो साल है इंशाल्लाह भाईजान, ये जो साल है इंशाल्लाह यू विल सी, ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए। और अगर मैं कहूं कि आपके जो इदारे हैं वहां पे कानून की इजारादारी होगी, आवाम खुशहाल होगी इंशाल्लाह ग्रेजुअली। एक सवाल पूछ लें जरा बल्दियाती इलेक्शन के बारे में। जी मुसरत साहिबा, यही बल्दियाती इलेक्शन की तरफ मैं आ रहा हूं कि बल्दियाती इलेक्शन कब तक करवाए जा रहे हैं? यानी इस साल के आखिर तक तो बल्दियाती इलेक्शन दिखाई नहीं दे रहे। अगर शेड्यूल है अप्रैल में, तो उस हवाले से तैयारियां फिर क्या?
देखिए, नहीं जी, बल्दियाती इलेक्शन तो आप यकीन करें कि ये जो हमारा लोकल बॉडीज एक्ट है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक्ट, मैं अगर कहूं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, जो एक ख्वाब था हमारा, जिसको लेकर के हमने इतनी जिद्दोजहद की कि ग्रास रूट लेवल तक लोगों को एम्पावर करना। और इसकी खूबसूरती, जो असल जो रियल डेमोक्रेसी है ना, जो जिसकी अवाम फील लेता है या इंजॉय करता है, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल वाला, जो वो हमारा ये जो बल्दियाती एक्ट है, इंशाल्लाह लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट है, और ये हमारी ख्वाहिश है एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी कि ये जो डेट्स इलेक्शन कमीशन की तरफ दी गई हैं, इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है कि हम उसी डेट के अंदर अंदर करा लें। उसकी वजह यह है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो गवर्नमेंट के, जी बिल्कुल, इसी साल यानी कि ये जो नेक्स्ट ईयर यानी ये नहीं, अप्रैल तो अगले साल में ही आता है ना जी। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए फिर तो इस साल यानी दिसंबर से पहले आपने बल्दियाती इलेक्शन करवाने हैं। अप्रैल की तो अफवाहें आपकी हुकूमत की जानिब से दी गई हैं कि कोरोना वायरस के पेश नजर अप्रैल तक उसे ले जाया जाएगा। नहीं, जो देखिए, मैं जो अर्ज कर रही हूँ ये मैं भी इसीलिए जो मैं कंप्लीट कर लूं कि महीना आगे हो जाए या पीछे हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये होना ही होना है। अगर फर्ज करें ना कि आप देखें कि आज की जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो फेडरल थे और जो प्रोविंशियल थे, कोविड तो एक चीज है ना, लेकिन फर्ज करें कि वर्स कम वर्स सिनेरियो, खुदा गॉड फॉरबिड, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है कि हम अभी नहीं भी करा पाते, तो एक आध महीने का ही आगे पीछे होएगा। उससे ये नहीं कि हम इसको बहुत लंबा खींचेंगे और बहुत आगे लेके जाएंगे। इंतखाबात करवाए जाएंगे, उस हवाले से आपकी तैयारियां भी भरपूर है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, जैसा कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ये कह रही हैं कि आबिद मलिक की गिरफ्तारी के लिए हाई ऑफिशियल्स की एक टीम तरतीब दी हुई है, अब ये कुछ बातें खुफिया भी रखी जाती हैं, आपके पास इत्तला क्या है? वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका? नाकिस हिकमत अमली है, पुराना तरीकाकार है या जदीद तरीकाकार आड़े है, और उसके कहां पर होने का इंकशाफ या अभी तक के तलात है? देखें यासर, उसकी गिरफ्तारी ना होना बड़ा सिंपल, उसके जितने अजीज़ो कारब रिश्तेदार जहाँ पे वो जा सकता था, तमाम जगहों पे पुलिस ने अपने बंदे बिठा दिए। अब मुझे बताए, एक शख्स को पता होगा फ़लाँ जगह पर एक शख्स मौजूद है, और क्या वो वहाँ पे जाएगा? जिसे पता हो, मुझे समझ नहीं आती पुलिस कौन सी हिकमत अमली का आ रही है, पुलिस किस मुल्क की तफ्तीश की तरीक़ेकार को अपना रही है। ऐसा नहीं होता, ऐसा हमेशा उस वक्त होता है कि बंदा उसको ओपन छोड़ दे, फिर वो बाहर निकले अपने बिल से और उसे पकड़ ले। मेरे पास जो इतला ये है कि आबद मली आखिरी वक्त जो लास्ट टाइम देखा गया है वो पिंडी और पेशावर के दरमियान देखा गया। ये मैं आपको बिल्कुल तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ कि मेरे ज़राए कहते हैं कि पहले पिंडी देखा गया, क्लीन शेव उसने करा रखी है, सर के बाल उसने तकरीबन मुंडा रखे हैं कि जब उसके सर के बाल भी नहीं होंगे और क्लीन शेव होगा तो काफ़ी हद तक खुलिया उसका पुराना हो जाएगा। और दूसरा, आपको पता है रोज़ाना अगर एक चीज़ चलती हो, अखबार में आती हो, तो उस पर तो लोग नज़र रखते हैं, और लेकिन रोज़ाना अगर कोई और नया इशू आ जाए तो लोग आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें भूलते जाते हैं। तो आबद के साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। अब आबद को पकड़ने के लिए जो टीमें जाती हैं वो उन घरों में बैठी हैं, जगहों में बैठी हैं। मेरे पास राय कहते हैं कि वो आबद जो है पिंडी से पेशावर यहाँ पर 2 दफ़ा देखा गया है, और ये 2 दफ़ा देखे जाने की तस्दीक भी एक पुलिस अफसर ने ही की है। तो उसके कोई रिश्तेदार भी क़याम पज़ीर हैं? देखें, क़याम पज़ीर नहीं, अब वो लारी अड्डे में सोता है, अब वो रेलवे स्टेशन पे सोता है, अब वो छोटे होटल किसी पे सोता है, यानी वो छोटे होटल जो 4 पाई वाले होते हैं ना, अब वो किसी पार्क में सोता है। और ये कन्फर्म हुआ है कि वो किसी बड़े होटल में, किसी बड़ी सराह में वो नहीं गया, लेकिन अब उसका जो रहन सहन है उसने अपना हुलिया बिल्कुल तब्दील कर लिया है। वो ऐसी जगहों पे रह रहा है जहाँ पर पुलिस सोच नहीं सकती कि यहाँ पे जाया जाए, यानी वो जानबूझ के जहाँ पर अगर 300 नशई सोए हुए हैं एक रोड के ऊपर तो उस पर सो गया है। अब उसने मुँह छुपा के सोना है, कौन उसको चेक करेगा? इसी तरह वो मजदूरी कर रहा है और उन जगहों पे काम कर रहा है जिनके मतलब कहा जाता है कि यहाँ पर आबद का पकड़े जाना मुमकिन नहीं है। जो मेरे पास इतलात है, मेरी इतलात के मुताबिक आबद मली जो है वो पिंडी और पेशावर के दरमियान देखा गया, वहाँ पर 2 दफ़ा देखा गया। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस ने वहाँ पे अपने तरीके से कोशिश की, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, अभी आपने देखा कि मुसर्रत चीमा साहब ने कहा उसके पीछे एक बड़ा मुनज़्ज़म गैंग मौजूद है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे 4.5 लाख रुपए उसकी जगह देने वाला कौन था। हम तो पहले दिन कह रहे थे कि छुड़वाने वाला कौन था, जो काम थे उसके पीछे कौन था। अगर अब वो गैंग है, इनको पता है, तो उस गैंग को किसने पकड़ना है?
मैंने और आपने तो नहीं पकड़ना, उनको पकड़ा जाना चाहिए था, फिर उसके जरिए उस तक पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक उसके ना पकड़े जाना, और पंजाब पुलिस के बड़े अरस्तु अफसरान जो हैं, जो उसमें कह रहे हैं जी हमने बड़ा रोल अदा किया, वो सारे इसमें बिल्कुल फारिग नजर आते हैं। यानी नेक्सस भी बेनकाब नहीं हुआ, आपकी तमाम तर स्ट्रेटेजी भी जो है उसके बावजूद भी एक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ, तो फिर सवालिया निशानात खड़े। नाजरीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।